हेलो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोलम्स लॉ के बारे में, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये वीडियो जो है सेकंड लेक्चर होने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि आप वो देखिए, ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस को और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इस वीडियो को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर देखा कि दो चार्जेस, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, वो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वो कितनी फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के बीच में, या मतलब फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, और वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगी। क्या ज्यादा डिस्टेंस पर रखने पर फोर्स ज्यादा होगी या कम, क्या चार्जेस की वैल्यू बढ़ा के फोर्स कम होगी या ज्यादा, और कितनी ज्यादा होगी या कितनी कम होगी। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर हमें कोलम्स लॉ के अंदर मिलता है। ये हमें बताता है कि दो चार्जेस जो हैं आपस में कितनी फोर्स लगाते हैं और ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। जैसे हमने देखा था, जब हमने अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने एक छोटी सी रॉड को रब किया है बालों के साथ, तो वो अट्रैक्ट करते हैं एक छोटे से बॉल को। हम देखते हैं कि जितना ज्यादा हम नजदीक लाते हैं फोर्स उतनी स्ट्रांग होती है, लेकिन अब वो फोर्स कितनी है और वो फोर्स जो है किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, तो वो सब चीजें हमें यहाँ पे पता चलेंगी। अब देखिए, कोलम्स लॉ हमें बताता है जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 पे। देखिए, हमारे पास दो चार्जेस हैं यहाँ पे Q1 और Q2, जिनके बीच में फोर्स लग रही है। अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि वो दोनों चार्जेस जो है पॉजिटिव हैं, Q1 और Q2। दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Q1 और Q2 पे। क्या मतलब है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? देखिए, हम लिखते हैं इस स्टेटमेंट को, हम तब लिखते हैं जब हमारे पास A/B जो है वो कांस्टेंट आता है। मतलब आप तब इसको लिखेंगे जब आपके पास दो क्वांटिटीज का रेशो जो है वो कांस्टेंट आएगा। एक बदलेगी, दूसरी भी बदलेगी, लेकिन दोनों का रेशो कांस्टेंट होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलते हैं हमारे पास ये एक बकेट है, इसमें हमने कुछ 1 2 3 यहाँ पे कुछ निशान दिए हैं। यहाँ पे ये 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, जैसे अगर हम इसमें पानी डालते हैं, जब हम 1 लीटर पानी डालेंगे या 2 लीटर, अगर वो यहां तक आता है, अगर हम 4 लीटर डालते हैं तो और ऊपर हाइट जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि हाइट जो है, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हाइट के। अगर आप हाइट को 2 कर देते हो तो वॉल्यूम जो है वो भी 2 हो जाएगा। हाइट को 3 कर देते हो तो वॉल्यूम भी 3 टाइम्स बढ़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं यहाँ पे V/H जो होगा वो आपके मान के चलिए दोनों की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास 1 आएगा। जब हाइट वॉल्यूम को आप डबल करेंगे, जैसे पानी और डालेंगे, 2 वॉल्यूम होगा तो हाइट भी 2 होगी, तो हमारे पास 2/2 फिर से 1 होगा। 3 करेंगे, एक क्वांटिटी को चेंज करेंगे, वॉल्यूम बढ़ाएंगे, तो हाइट भी अपने आप साथ में बढ़ेगी। तो उस टाइम पे हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम आगे चलेंगे हमारा रेशो जो है वो कांस्टेंट आता रहेगा। तब हम लिखेंगे कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी तरह से यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनके। मतलब ये कि जब आप इसको 2 गुना करेंगे, ये भी 2 गुना बढ़ेगी। अगर आप इसको आधा कर देंगे तो ये भी 1/2 टाइम्स कम होगी। तो ये है इसका पहली वाली स्टेटमेंट का मतलब कि जितने दो चार्जेस की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे अगर Q1 की वैल्यू 2 है और इसकी 4 है, 2 इंटू 4 होता है 8। अगर नेक्स्ट टाइम में 6 हो जाती है तो ये होता है 6 4 जा 24। अब जो है पहले से ज्यादा वैल्यू हुई है तो फोर्स भी बढ़ेगी। दूसरी स्टेटमेंट है इसकी कि फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R² के। इसका मतलब ये है, इसको भी हम देखते हैं पहले इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है। देखिए, जब हमारे पास अगर आपने लिखा है कि A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है B के, इसका मतलब ये होता है A मल्टीप्लाई बाई B जो है वो कांस्टेंट रहेगा। आप एक वैल्यू को बदलेंगे, दूसरी भी जो है इस तरह से बदली है कि इनका बदलेगी, इनका मल्टीप्लाइकेशन आपके पास कांस्टेंट आएगा। जैसे यहाँ पे अगर यहाँ इसको हम लिखते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास F इंटू R² इज कांस्टेंट। जब आप R की वैल्यू 2 करेंगे तो यह आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4R इंटू F। तो इसको कांस्टेंट रहने के लिए इसके नीचे 4 लगेगा। मतलब जब आप डिस्टेंस 1 मीटर पहले था, 1 से 2 कर देते हैं, तो फोर्स जो है अगर पहले F थी वो F/4 रहेगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
जैसे आपने पहले डिस्टेंस 1 मीटर रखा है और इनके बीच में जो फोर्स है वो लग रही है 10 न्यूटन। 10 न्यूटन से खींच रहे हैं। अब आपने डिस्टेंस को क्या कर दिया, डिस्टेंस को कर दिया 2 मीटर, तो फोर्स कितनी कम होगी ये देखिए आप, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, मतलब आर का स्क्वायर करेंगे वो 4 आ जाएगा, तो फोर्स आपकी हमारे पास 10/4 रहेगी। अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस को 3 कर देते हैं, 3 मीटर, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, फोर्स जो होगी 10/9 रहेगी। और इसी डिस्टेंस को अगर आप 4 करते हैं तो फोर्स जो है वो 10/16 हो जाएगी। इस तरह से फोर्स जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे। ये आपने देखा होगा एक्सपेरिमेंट्स में भी, पिछली वीडियो में, जब हम जितना थोड़ा सा भी हम उस छोटे से बॉल से रॉड को दूर करते हैं तो फोर्स जो है वो बहुत ज्यादा कम हो जाती है। आपने देखा होगा ये खुद भी, जब आप दो चीजों को, एक किसी भी रॉड को रब करेंगे, छोटे छोटे पीसेस के सामने लाएंगे, जितना नजदीक लाएंगे उतना जल्दी वो उनको अट्रैक्ट करेगी, और जितना दूर करेंगे उतनी कम फोर्स लगेगी उनपे। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एक फाइनल स्टेटमेंट बन जाती है। वो क्या है, वो हमारे पास बनता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली इस तरह से लिखा जाता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जब ये सारी वैल्यू, ये जो इस साइड वैल्यू है, जब ये सारी वैल्यू अगर बढ़ती है, ऊपर चली जाती है, तो इसकी वैल्यू भी उतने गुना ही ऊपर जाएगी। अगर ये 2 टाइम्स बढ़ेगा तो फोर्स भी 2 टाइम्स बढ़ेगी। यहाँ पे पूरे का कॉन्सेप्ट है। अगर एक बढ़ता है दूसरा कम होता है और दोनों का मल्टीप्लीकेशन फिर से उतना ही रहता है, तो हमारे पास फोर्स सेम रहेगी। एक एग्जांपल ले लेते हैं इस पे। जैसे हमारे पास एक चार्ज, पहले हम इसको हटा देते हैं उसके बाद बात करते हैं। जो ये प्रोपोर्शनल होता है इसको हटा के कांस्टेंट आता है। जैसे आपने बहुत बार पढ़ा होगा, ए जब ऐसे लिखते हैं हम, तो यहाँ पे इसको हटा के कांस्टेंट लगा देते हैं। उसी तरह से यहाँ पे भी कांस्टेंट लगेगा। हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो के है, या इसे पहले ऐसे ही रखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं पहले इसको, कि क्या होगा कि अगर एक की वैल्यू बढ़ेगी दूसरी की कम होगी। हम यहाँ पे पहले ले लेते हैं Q1 की वैल्यू है हमारे पास 1, Q2 भी 1 है और R भी 1 है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, F इज इक्वल टू के, और सबका 1 मल्टीप्लाई तो हमारे पास 1 आ जाएगा, के इक्वल आ जाएगा ये। अब हम क्या करते हैं, हमने ये देखना है कि अगर इनमें कुछ ऐसे चेंजेस हुए तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे पास सेम भी आ सकता है, मतलब फोर्स उतनी ही भी रह सकती है। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, अब हमारे पास Q1 की वैल्यू जो है वो 2 रहती है, Q2 की भी 2 हो जाती है और R की भी 2 हो जाती है। अब देखिए F इज इक्वल टू 2 इंटू 2 के है यहाँ पे अपॉन 2 का स्क्वायर 4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, फिर से के इक्वल आया। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये सारा प्रोडक्ट बढ़ता है तो फोर्स बढ़ेगी, अगर ये सारा प्रोडक्ट नहीं बढ़ता है तो फोर्स नहीं बढ़ेगी। जैसे यहाँ पे तो Q1 Q2 भी बढ़ा, डिस्टेंस भी बढ़ा, लेकिन ओवरऑल ये हमारे पास उतना ही रहा। ये जब पूरा प्रोडक्ट बढ़ेगा तो फोर्स बढ़ेगी। अब देखिए, अब हम इस के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ये के जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ये एप्सिलॉन जो है इसको कहा जाता है परमिटिविटी ऑफ स्पेस, परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहा जाता है इसको। मतलब ये मीडियम पे डिपेंड करती है। अगर हमारे पास ये दो रॉड्स हैं, अगर मैं दोनों को रब करता हूं और इनकी फोर्स को चेक करता हूं, ये एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अगर मैं इनके बीच का मीडियम बदल दूं, जैसे अभी जो मीडियम बीच में वो एयर है, अगर एयर से वाटर कर दूं तो फोर्स पे फर्क पड़ेगा। ये परमिटिविटी हमें बताती है कि फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करती है, मीडियम पे भी डिपेंड करती है। अगर आप मीडियम को बदलेंगे तो फोर्स भी बदल जाएगी। ये जो है अगर इसकी वैल्यू बढ़ेगी मीडियम की, तो हमारे पास ये जो है फोर्स है ये कम होगी। जैसे मैंने अभी बताया कि दो रॉड्स हैं, इनके बीच में अगर एयर से हम कोई और मटेरियल रख दें, वाटर रख दें या कोई और मटेरियल, तो फोर्स जो है उस पर फर्क पड़ेगा। अब देखिए, ये जो ई है इसकी एप्सिलॉन, इसको पढ़ा जाता है एप्सिलॉन, इसकी जो सबसे कम वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10⁻12। और ये जो
वैल्यू है सबसे कम है स्पेस के लिए, वैक्यूम के लिए। जब वैक्यूम होगा उसमें इसकी वैल्यू सबसे कम है। उसके बाद बाकी मटेरियल्स की वैल्यू जो है इससे ज्यादा ही है, हर मटेरियल की। जैसे आप बात करें गिलास बीच में रखेंगे, वाटर, सबकी अलग अलग वैल्यूज, लेकिन सबसे कम वैल्यू जो है वो इसके लिए, स्पेस के लिए। इसका मतलब कि सबसे ज्यादा फोर्स दो चार्जेस के बीच में वो स्पेस के अंदर लगती है, एम्प्टी स्पेस के अंदर। तो हम इसको पूरा लिख सकते हैं। स्पेस के लिए फॉर्मूला जो बनेगा 1/4 पाई, उसके लिए हम इसको लिखते हैं E0 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R²। तो जब स्पेस के अलावा मीडियम के लिए रहेगा तो इसको यहां से निकाल दिया जाता है, खाली E लिखा जाएगा। तो ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ। अब हम देखते हैं ये जो E0 है या E, इसके डायमेंशंस क्या हैं, या इसका जो यूनिट है वो क्या है। इसी फॉर्मूला के थ्रू हम निकालेंगे उस यूनिट को। देखिए हमारे पास है F = 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2/R²। फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। 1/4 पाई जो है इसका कोई यूनिट नहीं है, और E को ऐसे ही लिखा जाएगा। इसका यूनिट निकालना है Q1 का C और C कूलम, दोनों का C और नीचे m², मीटर स्क्वायर। इसको हम इधर ले जाएंगे, ये बनेगा E = 1/n C²/m²। तो इसको हम ऊपर लेके चले जाएंगे, यहाँ पे +1 है तो ऊपर जाएगा -1 बनेगा C² m-2n-1। ये जो हमारे पास इसका यूनिट बनता है, ऐसा यूनिट जो E का है, परमिटिविटी का ऐसा यूनिट। अब हम समझते हैं वेक्टर्स जो हैं, ये सॉरी फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन हमने कूलम्ब्स लॉ को स्केलर फॉर्म में लिखा है। इसकी जो वेक्टर फॉर्म है अब हम उसे डिस्कस करेंगे। अब हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में समझेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है फोर्स जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स की जो इक्वेशन है उससे पूरा वेक्टर फॉर्म में ही लिखा जा सकता है। फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स का मैग्नीट्यूड है। तो जो हमने कूलम्ब्स लॉ पीछे पढ़ा उसमें हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस किया कि मतलब फोर्स की कितनी वैल्यू होगी, लेकिन डायरेक्शन को डिस्कस नहीं किया। हमें ये बात तो पता है जो जब दो पॉजिटिव चार्जेस होंगे तो वो रिपेल करेंगे, लेकिन इक्वेशन में ऐसा था नहीं। तो पूरा जो कूलम्ब्स लॉ है उसकी कंप्लीट फॉर्म जो है वो वेक्टर फॉर्म में आ जाती है, जो हमें ये भी बताता है कि फोर्स कितनी है और दूसरा फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी उसी इक्वेशन के थ्रू। तो चलिए उसे समझते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे दो चार्जेस ले लेते हैं। पहले हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये ओरिजिन है हमारे पास, ये आएगा हमारे पास Q1 चार्ज, ये होगा Q2 चार्ज। तो यहाँ पे इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 और ऊपर से वेक्टर, और ये जो है इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो है R2। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीजें हम अभी मान के चलते हैं कि Q1 और Q2 दोनों जो हैं वो सेम चार्जेस हैं या पॉजिटिव चार्जेस हैं दोनों, तो रिपेल करेंगे। हम यहाँ पे मान के चलेंगे इस पे जो अब ऑब्वियस सी बात है, रिपेल करेंगे तो बाहर की तरफ फोर्स होगी। हम यहाँ पे लिखेंगे इसे F21, मतलब जो फोर्स लग रही है Q1 की वजह से, हमने ऐसा लिखा कि F21 मतलब 2 पे 1 की वजह से फोर्स लग रही है, वो इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, ऐसा ही है, रिपेल करेंगे दोनों। और इस पे जो फोर्स है उसका नाम देंगे F12 वेक्टर, मतलब यहाँ पे फोर्स 1 पे लग रही है 2 की वजह से, पहली चीज। दूसरा हम यहाँ पे लिखेंगे यहां से यहां की तरफ, इस पॉइंट को A नाम देंगे और इस पॉइंट को B नाम देंगे। यहां से यहां तक हम एक यूनिट वेक्टर को डिसाइड करेंगे। यहां से यहां तक जो यूनिट वेक्टर होगा उसे लिखेंगे R12, मतलब 1 से 2। और इधर से अपोजिट डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा उसे लिखेंगे R21 यूनिट वेक्टर। हमें पता है यूनिट वेक्टर्स जो है उनका मैग्नीट्यूड होता है 1, मतलब यूनिटी, और उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमने डिसाइड कर ली है यहाँ पे। तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं R12 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू -R21 यूनिट वेक्टर। माइनस इसलिए कि अपोजिट डायरेक्शंस हैं, और इक्वल टू इसलिए कि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और ध्यान रहे इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। अब देखिए हमें एक और चीज यहां पे देखनी है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको पहले वेक्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए ये हमारे पास एक पॉइंट है A और ये है B। हमने इसको इस तरह से लिखा है R1 और ये है हमारे पास R2 वेक्टर। अब देखिए यहां से यहां तक मैं एक वेक्टर ज्वाइन करूंगा तो हमारे पास बनेगी ट्राइंगल, जिसमें हमने देखा है कि जब इस तरह से 2-3 वेक्टर्स
ये और ये कंबाइन होते हैं तो इन दोनों वेक्टर्स का सम इसके इक्वल होता है। ये भी हमने ट्राइंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा है। जब दो टिप्स, एक टिप और इसका एंड मिलता है तो वो दोनों कंबाइन होकर ये तीसरा वाला वेक्टर बनाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं यहां पे, इसको लिख सकता हूं मैं R1 वेक्टर इज इक्वल टू, ये इन दोनों का सम है, इज इक्वल टू R2 वेक्टर प्लस AB वेक्टर। ये हमारे पास बनी इसकी इक्वेशन। तो यहां से हमें AB निकाल सकता हूं, ये बनेगा मेरे पास R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है यहां तक। और एक और चीज यहां पे मैं लिखूंगा BA वेक्टर, मतलब उल्टा उल्टा मैग्नीट्यूड। देखिए यहां से यहां तक जो लेंथ है या यहां से यहां तक लेंथ सेम है, फर्क क्या है, जब मैं इधर से इधर चलूंगा तो सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगी। इसको मैं लिख सकता हूं यहां पे BA को R1 माइनस R2। फर्क इसमें क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा लेकिन साइन नेगेटिव आ जाएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो BA इधर से इधर की तरफ, AB इधर से इधर की तरफ। लेकिन ध्यान रहे AB और BA मैग्नीट्यूड इन दोनों का सेम है, मतलब लेंथ सेम है लेकिन डायरेक्शन का फर्क है। यहां से यहां तक अगर 2 मीटर है, ऑब्वियस सी बात है यहां से यहां भी 2 मीटर होगी। फर्क क्या होगा, सिर्फ यहां से यहां जब चलेंगे तो डायरेक्शन इधर होगी, यहां से यहां जब चलेंगे डायरेक्शन इधर होगी। अब हम आते हैं फॉर्मूला के ऊपर। F पहले हम बात करेंगे F21 की, इसको हम लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन जो डिस्टेंस है वो है AB, तो इसको हम लिखेंगे AB स्क्वायर, जैसा कि हमें पता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर डिस्टेंस है। और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अब हमें पता है F21 किधर की तरफ है। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं अलोंग AB, मतलब AB की डायरेक्शन में है, जब A से B की तरफ चलेंगे उधर की तरफ है। तो मैं लिख सकता हूं अलोंग AB, ये आ गई डायरेक्शन और ये आ गया मैग्नीट्यूड। अब देखिए K Q1 Q2 अपॉन AB स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूं अलोंग AB। देखिए A से B की तरफ हमने एक यूनिट वेक्टर डिसाइड किया है R12, ये डायरेक्शन है सेम और फोर्स और इसकी डायरेक्शन सेम है। तो मैं इधर लिख सकता हूं, इसको हटा के मैं लिख सकता हूं R12 यूनिट वेक्टर। जैसे अगर एक मान के चलते एक बोर्ड लगा हुआ है और बोर्ड पे लिखा हुआ है कि इधर की तरफ हॉस्पिटल की डायरेक्शन है, आप मुझसे पूछेंगे कि किसी और बिल्डिंग की मान के चलिए उसी डायरेक्शन में कहीं कोर्ट भी आगे आता है, आप पूछेंगे कोर्ट किधर है, तो मैं कहूंगा ये जो डायरेक्शन है इधर की तरफ जाओ, हॉस्पिटल की डायरेक्शन में। वैसे ही हमने R12 यूनिट वेक्टर एक डायरेक्शन डिसाइड की, अब हमें पता है उसी डायरेक्शन में फोर्स भी है, तो डायरेक्शन सेम है तो मैंने दिखा दिया इधर की तरफ, जैसे यहाँ पे R12। तो हमारे पास जो फोर्स की इक्वेशन बनी ये वाली, ये कुछ इस तरह की बनी R12 यूनिट वेक्टर। अब हम लिखते हैं इस वाली इक्वेशन को, इसको ऐसे ही रखते हैं और आगे लिखेंगे F12 इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम रहेगा, ये हमने पहले ही देखा। अब देखिए जब मैं इस वाली फोर्स की बात करूंगा, डिस्टेंस फिर से वही आएगा AB, BA और AB मैग्नीट्यूड तो बराबर है, मतलब लेंथ बराबर है, तो इसलिए मैं AB ही लिखूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डायरेक्शन का मैटर है, मतलब यहां पे मैंने लिखना है डायरेक्शन B से A की तरफ है, इधर की तरफ, AB नहीं लिख सकते, इधर की तरफ। तो मैं लिखूंगा अलोंग BA की डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। अब देखिए इसको मैं हटा सकता हूं, देखिए B से A की तरफ, इधर मैं फिर से दिखा देता हूं, B से A की तरफ हमने कौन सा यूनिट वेक्टर डिसाइड किया है, ये वाला R21 यूनिट वेक्टर। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूं यहां पे, इसको मिटा के मैं लिखूंगा R21 यूनिट वेक्टर। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन दिखा रही है कि मैग्नीट्यूड ये है और F12 की डायरेक्शन जो है 21 की डायरेक्शन में है, मतलब इस फोर्स की डायरेक्शन इधर को है, ऐसा ही है, ऐसा ही हमने देखा, फोर्स इधर की तरफ है। ठीक है यहां तक। तो हमारे पास दूसरी इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास एक कंप्लीट इक्वेशन आ गई वेक्टर फॉर्म में, जिसके थ्रू हम ये पता कर सकते हैं डायरेक्शन किधर की तरफ है दो चार्जेस के बीच में। अब देखिए हम यहाँ पे एक और चीज देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको मैं मिटा लेता हूं। देखिए ये जो है R21, यहाँ पे R21 जो है या मैं यहाँ पे ले लेता हूं R12, इसकी वैल्यू है -R21 के इक्वल। तो
इस वाली इक्वेशन को मैं दोबारा लिखूंगा यहां पे, F21 इज इक्वल टू के ऐसे ही रहेगा Q1 Q2 अपॉन ए बी ऐसे ही रहेगा स्क्वायर, R12 की जगह आ जाएगा माइनस R21 यूनिट वेक्टर। ठीक है यहां तक। अब देखिए इस माइनस को मैं पीछे ले सकता हूं, मिटा के यहां पे मैं पीछे ले जाऊंगा, तो क्या होगा, इसकी वैल्यू इस साइड जो वैल्यू है और ये जो है ये सेम है, फर्क सिर्फ है यहाँ पे माइनस है। तो इसका मतलब F12 जो है के Q1 Q2 अपॉन ए बी स्क्वायर इंटू R21 सेम ही है। तो इस पूरे माइनस को छोड़ के इसकी जगह मैं लिख सकता हूं माइनस, यही रहेगा माइनस F12। अब हम इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं एक वाले को, तो हमारे पास क्या बना, F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F12 वेक्टर। मतलब ये फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम है, जितना ये इस पे लगाएगा फोर्स उतनी ही ये इस पे लगाएगा, पहली बात। दूसरी बात, माइनस साइन बताता है जो ये इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी बिल्कुल उससे अपोजिट होगी, जैसे हमने यहां पे डिस्कस किया था। मतलब ये कि देखो F12 इधर की तरफ है तो F21 इधर की तरफ है। जैसे दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, इसकी फोर्स अगर इधर की तरफ लगेगी, अगर रिपेल कर रहे हैं इधर की तरफ, तो ये इधर की तरफ जाएगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। उसी तरह से ये हमें इक्वेशन बता रही है कि फोर्सेज जो होंगी वो अपोजिट होंगी। हम ऐसे कहते हैं कि इक्वल और अपोजिट, यही न्यूटन थर्ड लॉ भी कहता है कि दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स होती है वो इक्वल और अपोजिट होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये न्यूटन थर्ड लॉ को भी सेटिस्फाई करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को भी ओबे करता है। या तो ये हमारे पास इक्वेशन बनी। अब यहाँ इसका एक स्पेशल केस भी है। क्या होगा कि अगर चार्जेस बदल गए, मतलब इसका एक नेगेटिव हुआ और दूसरा पॉजिटिव हो गया, क्या तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी? ध्यान रहे, ये जो मैं अभी बता रहा हूं ये भी इसी टॉपिक के अंदर आता है। तो देखिए Q1 और Q2 में से मान के चलते एक नेगेटिव हो जाता है, इसी इक्वेशन को ले लेते हैं, बाकी को थोड़ा सा मिटा लेते हैं। Q1 हो जाता है नेगेटिव, तो यहां पे माइनस आ जाएगा, तो मैं इसी इक्वेशन को लिख सकता हूं F12 इज इक्वल टू माइनस के, ये माइनस जो है Q1 के साथ था, मैंने साइड कर लिया, Q2 अपॉन ए बी स्क्वायर इंटू R21 यूनिट वेक्टर। देखिए इस माइनस को मैं इसके साथ ले सकता हूं, और ये माइनस -21 यूनिट वेक्टर है R12 के इक्वल। चलो इसे लिखते हैं R12 यूनिट वेक्टर। अब देखिए जरा मैं इस पूरी डायग्राम को मिटाता हूं, सिर्फ मैं R12 और R21 को यहां पे लिखूंगा। R12 हमने लिखा था इधर से इधर की तरफ, और R21 हमने लिखा था इधर से इधर की तरफ। यहां पे क्या दिखा रहा है, हमने कहा कि दो एक चार्ज नेगेटिव है, R12 फोर्स जो 1 पे लग रही है 2 की वजह से, उसकी डायरेक्शन है इधर की तरफ। R12 यहां पे है, सॉरी यहां पे R12 आ गया है। देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इस पे फोर्स अब ये दिखा रहा है फोर्स की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ, R12 की डायरेक्शन में। और आपको पता है जब दो चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं तो वो अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, और यहां पे ऐसा ही दिख रहा है इक्वेशन में कि इसकी डायरेक्शन होगी R12 की तरफ। अब इसकी डायरेक्शन बदल गई, तो एक्चुअल में भी ऐसा ही हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं और फोर्स इधर की तरफ लगती है, और इक्वेशन भी हमें वही दिखा रही है। F12 जो इस पे फोर्स लग रही है वो अब अंदर की तरफ लग रही है, ना कि बाहर की तरफ, और ऐसा ही रियल में भी हो रहा है। तो ये इक्वेशन जो है इसको सेटिस्फाई कर रही है रियल सिचुएशन को। ऐसे ही अगर दोनों चार्जेस नेगेटिव हुए, तो हमें पता है जब दोनों नेगेटिव होगी तो रिपेल होंगी, उस टाइम पे रिपेल होगा। तो यहां पे जब नेगेटिव नेगेटिव वैल्यू डालेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेगी जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव के लिए रही थी, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन जो है हमें कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है वेक्टर फॉर्म में। ये इक्वेशन, ये तो नेगेटिव के लिए आ गई, ये इक्वेशन हमें कंप्लीटली एक्सप्लेन करती है कि यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड कितना होगा।
अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है। देखिए, इसको मैं यहां पे लिख सकता हूं KQ1 Q2 अपॉन AB की जगह मैं लिख सकता हूं, देखिए AB की जगह मैं लिख सकता हूं R2 माइनस R1 वेक्टर, और R12 यूनिट वेक्टर की जगह मैं लिख सकता हूं यहां पे, या मैं इसको अभी ऐसे ही लिखता हूं R21 यूनिट वेक्टर। अब देखिए, हमें पता है कि यहां से हम देख सकते हैं कि R2 से 1 की तरफ हम जा रहे हैं। पहले तो हम इसको देखते हैं एक बार, R21 क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है। हमारे पास कोई भी वेक्टर जब हम लिखते हैं उसमें होता है मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, A इंटू ए यूनिट वेक्टर। तो ये जो यूनिट वेक्टर है इसकी वैल्यू हमारे पास आती है A वेक्टर अपॉन A मैग्नीट्यूड, मतलब A वेक्टर की वैल्यू कितनी है और ऊपर से वेक्टर होगा, तो ये हमारे पास A यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगा। तो इसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं, यहां पे हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे हमने अभी देखा यहां पे R12 A से B की तरफ जो हमारे पास वेक्टर बनता है AB, वो होता है R2 माइनस R1, और इधर की तरफ, और BA किसके बराबर है R1 माइनस R2, इधर से इधर की तरफ BA की ये डायरेक्शन है, और BA की जो डायरेक्शन है वही है 2-1 की डायरेक्शन, इधर की तरफ 2-1, R21 जो है इधर की तरफ है। तो मैं लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं R1, ऐसे लिखेंगे R1 माइनस R2 का जो यूनिट वेक्टर है, ऊपर लिखेंगे यूनिट वेक्टर, वो इक्वल होता है हमारे पास R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस तरह से। तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं यहां पे, तो हम इसे लिख सकते हैं कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस, यहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ये मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है और इसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय, इसकी जगह हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड। अब देखिए, जो यहां से AB और BA इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, मतलब यहां पे मैं R2 माइनस R1 की जगह R1 माइनस R2 भी लिख सकता हूं। तो दोनों को कंबाइन करेंगे, हमारे पास बनेगा Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहां पे बनेगा R1 माइनस R2 वेक्टर। ये हमारे पास बनती है एक कंप्लीट इक्वेशन, जिसको कंप्लीटली हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहां तक समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, कूलम्ब्स लॉ के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर आपको यहां तक समझ आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर आप आगे के वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।